नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज आपकी डिमांड पर जो कि हमने पिछले 2 वीडियो बना दिए हैं। पहला वीडियो ये रहा, यदि आपने नहीं देखा है, इंग्लिश स्पोकन का 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में मतलब इस वाले वीडियो में हमने टेंस पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद ये वाली जो पार्ट 2 है, इसमें हमने प्रीपोजिशन और कंजंक्शन 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लियर कर दिए हैं। और आज मैं लेकर आया हूं तीसरा पार्ट, मतलब ये वाला थंबनेल आपने देख लिया होगा और ये तीसरा पार्ट देख लिया होगा। जिस भी भाई बहन ने ये पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले क्या चले जाए, प्लेलिस्ट में चले जाए इंग्लिश वाली में, और वहां पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले। नहीं तो हम यहां पर आई बटन में डाल देंगे, वहां से भी आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आएंगी कि इंग्लिश स्पोकन की शुरुआत कहां से हुई थी। 30 से 45 दिन लगते हैं इंग्लिश बोलना शुरू करने में, और यदि 3-4 महीने अच्छी प्रैक्टिस कर ली जो मैं सिखा रहा हूं तो आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक क्या है, देखिए, सबसे पहले वाले वीडियो में हमने टेंस सीखा था, इसके बाद हमने प्रीपोजिशन और कंजंक्शन सीखा था, इसके बाद तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन टॉपिक नंबर 4 है और वो है पैसिव वॉइस, या फिर हम कह सकते हैं वॉइस। अब देखिए, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं फटाफट ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। देखिए, वॉइस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब आपको समझने की जरूरत क्या है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस, जो पहला चैप्टर पढ़ा था ना हमने, उसे ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये पैसिव वॉइस क्या होता है, ये टेंस क्या होते हैं। टेंस ही एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस वॉइस जिसको हम सिंपल वॉइस कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, एक्टिव वॉइस जब मैंने पढ़ाया था या टेंस पढ़ाया था तो उसमें आपको पढ़ाया था सबसे पहले क्या होता है उसमें सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होता है वर्ब, और तीसरे नंबर पर क्या होता है ऑब्जेक्ट। जो बेसिक फॉर्मूला है टेंस या किसी सेंटेंस को बनाने का वो ये है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है पहला वाला वो देखकर आ जाए, क्योंकि ये चीज उसको समझ में नहीं आएगी। यदि आपने पहला वीडियो देख लिया, ये देखिए, बड़ा मजा आएगा समझने में। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सबसे पहले आते हैं किसमें, टेंस में या फिर एक्टिव वॉइस में। देखिए, यहां डेफिनेशन भी लिखी होगी। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, मतलब ये। तो जिन भी वाक्यों में, जिन भी सेंटेंसेस में कर्ता मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले आता है उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस या टेंस। दूसरे नंबर पर आता है वर्ब रखते हैं और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है, राम पत्र लिखता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सेंटेंस है आपको पता होगा। तो राम को क्या बोलते हैं, राम। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट्स। और क्या लिख रहा है, अ लेटर, है ना। राम राइट्स अ लेटर, बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है। आज हम लेकिन टेंस नहीं सीख रहे हैं, टेंस तो हम सीख चुके हैं, हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस या वॉइस। अब देखिएगा, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहती है। देखिए, पैसिव वॉइस की उत्पत्ति का मूल उद्देश्य क्या है कि जिनमें कर्ता नहीं होते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस भी तो होंगे जिसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, फिर उसको कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद यदि सब्जेक्ट है भी तो हम उसको लास्ट में रखेंगे, उसके पहले बाय लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। मेनली उन वाक्यों के लिए पैसिव वॉइस होता है। अब देखिए, अब हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस या वॉइस में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट होता है। अब देखिएगा, यहां पर सेंटेंस में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। देखिए, राम पत्र लिखता है, ठीक। यहां पर राम कौन है, सब्जेक्ट है जो कि सबसे पहले रखा गया है। लेकिन जब हम यहां की बात करते हैं, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। यहां पर भी एक सेंटेंस दिख रहा होगा, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ये देखिए ऑब्जेक्ट लास्ट में था, इसमें ये टेंस था इसलिए। और यहां पर पहले आ गया पैसिव वॉइस में, लेटर या फिर अ लेटर इज रिटन बाय राम।
मेरा बेसिक सा इस बात को समझाने का मतलब है कि टेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे पहले आता है। वॉइस जो होता है या पैसिव वॉइस जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो पहले आता है ना। अब इसको आसानी से समझते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस बनाने से पहले कुछ नियम है, यहां पर लिखे हुए हैं। कितने नियम है? 7 नियम है। इन 7 नियमों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। पहला नियम क्या कहता है ये देखते हैं। कर्म की जगह कर्ता और कर्ता की जगह कर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर देखिए कर्ता की जगह कर्म, ये पहले और दूसरे नियम है जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, यहां पर लिखकर समझा देता हूं। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा टेंस का स्ट्रक्चर होता है या नॉर्मल किसी भी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही लिखा है कि कर्म की जगह कर्ता का प्रयोग किया जाता है और कर्ता की जगह कर्म का, मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख देंगे और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट कहां चला गया? पीछे ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट कहां गया? आगे सब्जेक्ट की जगह पर। इतना ही सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा नियम क्या है कि क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। अब देखिए जब हम टेंस सीख रहे थे तो हमेशा एक दिक्कत होती थी कि किसमें वर्ब का एस फॉर्म लगेगा, किसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, किसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म कहां लगेगा, हमें समझ ही नहीं आता था, हम परेशान रहते थे। लेकिन पैसिव वॉइस में यही चीज आसान हो जाती है कि आपको हर बार, पैसिव वॉइस का एक नियम है, हर बार आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। कुछ भी हो जाए तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ नई चीजें होंगी यहां पर। चौथा नियम क्या है यहां पर देखिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है उसके पहले बाय का प्रयोग होता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल करके सिखा देता हूं। ये जो सब्जेक्ट पीछे गया था ना, तो इस सब्जेक्ट के पहले क्या लग जाएगा? बाय, BY, बाय शब्द का प्रयोग हो जाएगा कि इसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। इसमें क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये पैसिव वॉइस बना तो ये ऑब्जेक्ट कहां गया? आगे, वर्ब जैसा का तैसा। लेकिन जो सब्जेक्ट पीछे गया था उसके पहले क्या लगेगा? बाय। ये सब नियम है, कंपलसरी है, आपको ये बातें याद रखना है। पहले 2 नियम सिंपल है। तीसरा नियम क्या है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। चौथा नियम क्या है? जब सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो उसके पहले बाय का प्रयोग हो जाएगा। पांचवा क्या है देखिए, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया टू बी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा था, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना पहचानने के लिए, तो यहां पर सहायक क्रिया टू बी का प्रयोग हो गया। जैसे इज, एम, आर, वॉज, बर, यहां पर नई क्रिया आएंगी, बीइंग, बीइंग और बी का प्रयोग होगा। सिंपल है, देखते हैं। छठवां क्या है? सिर्फ 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, है ना, मतलब तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। टेंस कितने सिखाए थे मैंने आपको? 12। फिर से कह रहा हूं, जिसने नहीं सीखा है पहले वो सीख के आ जाए ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो टेंस कितने होते हैं टोटल? 12। लेकिन वॉइस या पैसिव वॉइस जो होते हैं सिर्फ 8 होते हैं, सिर्फ 8। 4 जो है कौन से नहीं होते हैं, तो वो अभी हम आपको बता देंगे। इसके बाद लास्ट वाला नियम क्या है? 7वां नियम क्या है? जो प्रोनाउन है वो निम्न अनुसार चेंज होते हैं। मतलब जब ये सब्जेक्ट जो है ना, वो जब ऑब्जेक्ट की जगह पर, मतलब लास्ट में जाएगा, तब हमको उसको चेंज करना है प्रोनाउन को। किस प्रकार से करेंगे? जैसे यहां पर यदि आई है तो यहां पर क्या आ जाएगा? मी। यहां पर यू का यू, ये याद करना पड़ेंगे। देखिए यहां पर लिखा है, आई का क्या हो जाएगा? मी। यू का क्या हो जाएगा? यू। वी का क्या हो जाएगा? अस। शी का क्या हो जाएगा? हर। ही का क्या हो जाएगा? हिम। और दे का क्या हो जाएगा? देम। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चले जाता है तो उसका प्रोनाउन चेंज हो जाता है। मतलब हम उसे आई की जगह मी कहेंगे, यू की जगह यू कहेंगे, दे की जगह देम कहेंगे। ये बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन एक चौथा टेंस भी होता था, यदि आपको याद हो, जो कि 2 नामों से मिलकर बना होता था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों को मिलाकर एक नया टेंस बनता था। लेकिन वॉइस में यही मजेदार बात है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों, मतलब चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी आगे बताता हूं, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में 3, पास्ट टेंस में 3 और फ्यूचर टेंस में 2, मतलब सिर्फ 8 ही टेंसेस के पैसिव वॉइस बनेंगे। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे चेंज होते हैं। तो हम एक्टिव वॉइस को टेंस ही कहते हैं, याद रखना, मैंने यहां लिखवा दिया है। लेकिन एक्टिव वॉइस मतलब टेंस और पैसिव वॉइस मतलब वॉइस होता है। देखिए इसका सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता था? टेंस वाले में हमने सीखा था, सबको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या इस फॉर्म भी आता है यहां पर, एस या ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? उल्टा। अभी सिखा के लाया हूं मैं आपको। क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? पहले। ये देखिए ऑब्जेक्ट पहले आ गया। ये सब्जेक्ट कहां चले जाएगा? देखिए पीछे, ये पीछे आ गया।
है ना, ये सब्जेक्ट पीछे गया तो उसके पहले क्या आ गया, बाय। और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लग रहा है, थर्ड फॉर्म। देखिए सब में थर्ड फॉर्म लगेगा, यहां भी थर्ड फॉर्म, यहां भी थर्ड फॉर्म, ये लास्ट में सब्जेक्ट और बाय पीछे चले गए। स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बस एक छोटा सा चेंज रहेगा, और वो क्या है, वो है ये टू बी सहायक क्रियाएं। अब हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको हम सिंपल कर देंगे सेंटेंस बनाना, ठीक है। सेंटेंस पूरे के पूरे बना के बता देंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। मेरे पीछे पीछे आप भी रिपीट कर सकते हैं, एक बार याद करिए, एक बार बिना देख के लिखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा, अच्छा इसकी पहचान क्या होती है, एक बार पहचान भी लिख देता हूं। इसके लास्ट में आता है वाक्य के अंत में ता, ते या ती है, ये बात याद रखिएगा। ये प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट टेंस मतलब वॉइस में, और टेंस में भी यही पहचान होती है। यहां पर पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में आता है रहा है, रहे हैं या रही है ना। सेंटेंस कैसे बोलते हैं मैं बोल के दिखा देता हूं। राम या राम पत्र लिखता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का टेंस में सेंटेंस होता है। पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है, देखिए ता है ना। पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है तो ता है, ती है या ते है। इसी को यदि इसमें बनाएंगे तो क्या कहेंगे, पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। पत्र कौन लिख रहा है, किसी ने पूछा पत्र कौन लिख रहा है, तो आंसर मिला पत्र तो राम के द्वारा लिखा जा रहा है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना, ये एक्टिव वॉइस या टेंस का नहीं है, याद रखना। और इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या चुकी हैं, इस प्रकार से आता है। ये बात याद रखिएगा, आप अलग से उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे पत्र राम के द्वारा लिखा जा चुका है या लिख लिया है उसने, ऐसा भी कहेंगे। गया है या कर लिया है, ये भी याद रखिएगा। ये तो एक फॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन हम असल में ऐसे बोलते हैं, गया है या कर लिया है। एक्चुअल में हम ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो यदि ये आए या ये आए, दोनों ही बात एक ही है कि पत्र राम, जो पत्र है वो राम के द्वारा लिख लिया गया है या लिखा जा चुका है। यदि आप ऐसी बातें करते हैं, इसका मतलब आप परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी पहचान हो जाएगी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीईआईएनजी, ये बीइंग आएगा यहां पर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट, बड़ा ही सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां पर पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस है, टेंस याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर है। मैं एक बार इसको पूरा क्लियर नहीं करता हूं, ऐसे कैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं, ताकि आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर याद हो जाए। इसी प्रकार से देखिए, ये आपके लिए पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर लिख दिए। पास्ट सिंपल का एक्टिव मतलब टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और इसका लास्ट में क्या होता था, कर लिया या गया, बस इतना बोलते हैं, है था गा नहीं बोलते हैं इसमें, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, वही रहा, रहे, रही, रहा, ये था, ये आ जाएगा। और इसमें वही चुका था आ जाएगा, बस उधर है था, ये पास्ट है इसलिए था बोलेंगे, या कोई काम कर लिया था, इस बात को आप याद रखिएगा, लिया था या गया था। तो इसके स्ट्रक्चर भी वही सेम हो जाएंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया आगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सिंपल है। इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वॉज या वर्ब प्लस बीइंग, बीईआईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस होता है तो एक हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड, है ना, प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यहां पर भी सिंपल है। इसके बाद दो और बचे हैं, ये फ्यूचर टेंस है। इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में क्या आता है, गा, गे या फिर गी। जैसे मैं घर जाऊंगा, वह घर जाएगा, है ना, या फिर वह पत्र लिखेगा। अब वह पत्र लिखेगा, ये कौन सा हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, लेकिन पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। भैया पत्र कौन लिखेगा, पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को पहले ला रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गा, गे, गी, बड़ा ही सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, है ना, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म आता है हमेशा, प्लस बाय प्लस
सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक टेंस, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता था उसका नहीं बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी नहीं बनता है, 8 के ही बनते हैं। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है, एक्टिव वॉइस का या टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वही चेंज हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया पहले, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बीन, ये कंपलसरी है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यदि आप ध्यान दे रहे हो तो हर एक स्ट्रक्चर में जो 8 के 8 स्ट्रक्चर थे उसमें सब्जेक्ट वहीं का वहीं रखा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ये सब कुछ वहीं का वहीं रखा है। देखो सब जगह चेक कर लो, यहां भी देखो वहीं रखा है, कुछ भी कोई चेंजेस नहीं है, देखो सब कुछ वहीं रखा है। सिर्फ चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब है विल शैल बी, यहां पर विल शैल के साथ क्या गया, बीन, बस इतना सा चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर भी देख लो, अभी यहां पर भी वही है, सब कुछ वही है। देखो ये ऑब्जेक्ट वही है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, सब कुछ वही है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि भैया हमें समय बदलना है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिखाना होगा ना, तो वो डिफरेंस दिखाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स को बदलते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, कैसे पहचानते हो कि वर्तमान की बात है, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो उसके सेंटेंस के लास्ट में बोलते हो है, मैं खाना खा रहा हूं, तो इसका मतलब कोई ये थोड़ी ना समझेगा कि भैया इसने खाना खा लिया है ना, या खाना खा लिया था, तो ये नहीं समझेगा। या खाना खाऊंगा, फ्यूचर टेंस थोड़ी ना समझेगा, क्योंकि हम हिंदी में है प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं मोस्टली, था पास्ट के लिए यूज करते हैं और गा फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। इसीलिए इंग्लिश में भी कुछ ऐसा किया गया कि हम समय को पहचान सके, और समय को पहचानने के लिए, अलग अलग समय को पहचानने के लिए अलग अलग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया और मेन वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया। चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम आ जाते हैं सेंटेंस कैसे बनाना है। बड़ा ही सिंपल है। देखो सबसे पहले हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। फिर से वही बात, स्ट्रक्चर यहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो यहां पर स्ट्रक्चर सेंटेंस लिखा है, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। फिर से बता रहा हूं, टेंस किस प्रकार से बोलते थे, राम पत्र लिखता है, ये हम बोलते हैं टेंस में। लेकिन हमको पैसिव वॉइस बनाना है कि भैया पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे बात करते हैं वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन ये एक सिखाने की भाषा में ऐसे बोलते हैं। हम जनरली ऐसे बातें नहीं करते हैं, लेकिन सिखाने के लिए ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो पत्र को क्या बोलते हैं, अ लेटर। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर में से कुछ एक लगाना है, तो अ लेटर एक चीज है, इसलिए क्या लग जाएगा, इज, है ना। लेटर्स होते तो बहुत सारे पत्र राम के द्वारा लिखे जा रहे, तो लेटर्स, है ना, आर, तो याद रखिएगा इस प्रकार से। तो अ लेटर इज, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का, वर्ब है लिखना, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। अ लेटर इज रिटन, किसके द्वारा, तो हम लिखेंगे बाय राम। अब यहां पर यदि ही होता तो हिम, शी होता तो हर, ये बात हमको पता है, वो 7 नियमों में से है, लेकिन राम है तो राम ही हो जाएगा। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या हो जाएगा, पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। बस ये देखो, ये छोटा छोटा सा अंतर देखो, ये रहा है, ये ता है और ये चुका है, ये देखो यहीं पर अंतर आ गया जो अभी सिखा के लाया हूं। बहुत सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। अभी देखिए वही है लेटर, देखो यहां भी अ लेटर, इज भी सेम है, स्ट्रक्चर में देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, तो इज लग गया। अब यहां पर क्योंकि हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस दिखाना था, इसलिए हमने सिर्फ इज लगाया था, लेकिन यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखाना है, तो इज, एम, आर तो आएगा ही, इज, एम, आर में से कुछ एक तो आएगा, तो हमने क्या लगा दिया, इज। ठीक है, अब यहां पर कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, बीइंग, कि वो कंटिन्यूटी की फील आ जाए, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता था। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, सेम है, देखो रिटन बाय राम, रिटन बाय राम, नीचे भी देखो रिटन बाय राम। अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ आपको याद करना है हेल्पिंग वर्ब्स किसके साथ कौन सी लगेगी, और ये पहचानना है कि ता है तो कौन सा टेंस है, रहा है तो कौन सा टेंस है या वॉइस है, और चुका है तो कौन सा वॉइस है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, ये हो गया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, पत्र राम के द्वारा लिखा जा चुका है ना, चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस है ये। अ लेटर वही है, अ लेटर, अब एक लेटर है तो यहां पर देखिए हैज या हैव में से कुछ आएगा, तो एक लेटर है तो भैया हैज ही आएगा। कोई भी चीज सिंगुलर में होती है तो हैज लगता है, प्लूरल में होती है तो हैव लगता है। तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, पत्र राम के द्वारा लिखा जा चुका है।
इस प्रकार से। अब देखिए पास्ट टेंस की बारी आती है। पास्ट में सिंपल वही ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोलेंगे कैसे? पत्र राम के द्वारा लिखा गया, इसमें ना है आता है ना था आता है, तो जब है ना था है तो पास्ट सिंपल टेंस है ये। अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, सिंपल है, आपको सिर्फ वॉज वर्ब में से कुछ एक लगाना था, तो एक लेटर है इसलिए वॉज लगाया, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही। ठीक है, इसके बाद देखिए पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा था, तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वही कंटिन्यू दिखाने के लिए बीइंग लगा, पास दिखाने के लिए वॉज वर्ब लगा, सिंपल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट तो आना ही है, तो क्या बोलेंगे? लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम। बीइंग क्यों आया? क्योंकि कंटिन्यूअस है। यहां पे वॉज वर्ब क्यों आया? क्योंकि पास्ट का सिंपल टेंस है। देखो हेड आएगा, अब यहां पर है पत्र राम के द्वारा लिखा जा चुका था, चुका था यही पहचानना है बस आपको, चुका है नहीं बोल रहे हैं, चुका था मतलब पास्ट का परफेक्ट टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अ लेटर हैड बीन रिटन, सबके साथ हैड लगाना है, यहां चिंता खत्म। अ लेटर वही है जो सब जगह आ रहा है, हैड के बाद बीन आएगा, ये बात याद रखिएगा, और रिटन बाय राम। अब आता है फ्यूचर के। फ्यूचर के सिर्फ दो टेंस है, आप सभी को पता है, क्या हो जाएगा? पैसिव टेंस में ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल में से एक लगाना है, आप हमेशा विल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो विल लगा दीजिएगा प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए पत्र राम के द्वारा लिखा जाएगा, तो क्या बोलेंगे? अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। अ लेटर वही है, रिटन बाय राम वही है, सिर्फ यहां पर विल भी लग गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल है, आपको पहचान करते आना चाहिए। ये देखो गा गे गी, तो फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। पत्र राम के द्वारा लिखा जा चुका होगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। देखो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा वही, विल शैल आएगा, तो उसमें से विल लगा दिया हमने सबके साथ, बीन कंपलसरी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये सिंपल से सेंटेंस हो गए आपके वॉइस के। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क है कि मैं चाय पीता हूं, इसके आपको 8 सेंटेंस बनाना है। मैं भी आपको बना के भी बता देता हूं दूसरे सेंटेंस के, लेकिन मैं चाय पीता हूं इसके आपको 8 सेंटेंस बनाना है पैसिव में, क्योंकि पैसिव के 8 बनते हैं। अभी मैं आपको 8 लगातार ये वाले बोल के दिखा रहा हूं, देखो कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब मैं बाय राम नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम इसलिए पैसिव वॉइस का यूज नहीं करते हैं। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जा रहा है, इस प्रकार से करते हैं। तो क्या बोलेंगे? अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन, अ लेटर हैज बीन रिटन, अ लेटर वाज रिटन, अ लेटर वाज बीइंग रिटन, अ लेटर हैड रिटन, अ लेटर हैड बीन रिटन, अ लेटर विल बी रिटन, अ लेटर विल हैव बीन रिटन। ये 8 सेंटेंस मैंने आपके सामने बोल के दिखा दिए हैं, बिल्कुल सिंपल से। तो आपको एक सेंटेंस जो अभी मैंने दिया है उसके 8 सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसके 8 सेंटेंस इस हिसाब से क्या होंगे जो अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको सिखाए हैं। यदि आप वाकई में अंग्रेजी सीखना चाहते तो आपको स्ट्रक्चर तो सेंटेंसेस तो बहुत सारे बनाना पड़ेंगे। आप अपने मन से भी कोई सेंटेंस ले सकते हैं और उसका पैसिव वॉइस के 1 के 8 सेंटेंस बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये तो सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा, अफर्मेटिव नेगेटिव भी बनेगा, क्वेश्चन मार्क वाले भी बनेंगे, जो कि हमने टेंस में भी देखे थे। ठीक है, तो एक बार वो भी मैं आपको सिंपल सा एक सेंटेंस पे करके दिखा देता हूं, उसके बाद सारे सेंटेंस पे आपको बनाना है। देखो वो कैसे होगा, मैं आपको अभी फटाफट दिखा देता हूं। देखिए यहां पर हम एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाएंगे अब। ठीक है, कैसे बनते हैं वो 4 सेंटेंस में बताता हूं। पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय राम, ये पहला सेंटेंस हो गया। अब मुझे बोलना है कि पत्र राम के द्वारा नहीं लिखा जाता है, तो क्या होगा? यहां पर हो जाएगा अ लेटर इज, अब यहां पर इसके बाद क्या आ जाएगा? इज नॉट, है ना। ये टेंस में मैंने सिखाया था कि यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो अ लेटर इज नॉट क्या हो जाएगा? रिटन बाय राम। देखो सिंपल सा हो गया। क्या हो जाएगा? पहला सेंटेंस क्या है? अ लेटर इज रिटन। दूसरा क्या हो जाएगा? अ लेटर इज नॉट रिटन। तीसरा क्या हो जाएगा? क्या एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाएगा? तो हम क्या कहेंगे? ये इसको उठा के आगे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? इज अ लेटर रिटन बाय राम, तो ये हो जाएगा नेगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला। और क्वेश्चन मार्क को नेगेटिव बनाना है तो क्या बोलेंगे? इज नॉट अ लेटर रिटन बाय राम। बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो आपको इस प्रकार से 1 के 4 सेंटेंस बनाना है। अब मैं एक बार बना के बता देता हूं। अ लेटर इज रिटन बाय राम, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राम, इज अ लेटर रिटन बाय राम,
और इज नॉट अ लेटर रिटन बाय राम। इसका क्या हो जाएंगे 4 सेंटेंस। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, फिर दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय राम। तीसरा क्या हो जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय राम। और चौथा क्या हो जाएगा, इज नॉट अ लेटर बीइंग रिटन बाय राम। यहां पर क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, a letter has not been written by Ram, has a letter been written by Ram, has not a letter been written by Ram। ये सिर्फ प्रेजेंट के 4 हुए हैं, 4 4 4 मतलब 4 3 12। इसके बाद पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी होंगे। तो इस प्रकार से आप वॉइस को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और वॉइस के बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज है। वॉइस को कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने आएगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब काम को करने वाला नहीं होगा, और उस सेंटेंस को आपको बनाना है, तब आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और स्कूल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो सबको आना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा जिसमें मैंने आपको पैसिव वॉइस सिखाया है, अब ध्यान से सुनिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको मैं शेयर मार्केट भी सिखा रहा हूं, इंग्लिश स्पोकन भी सिखा रहा हूं, आपको मैंने चैट जीपीटी का भी फ्री कोर्स दिया है। अभी रिसेंट में हमने यूट्यूब पर पैसे कैसे कमा सकते हैं आप, उसको भी कोर्स दिया है मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और कौन कौन से विषय में आप डिटेल में कोर्स चाहते हैं कि हम 1 आध महीने का लगातार ही कोर्स बना दें, मतलब हर दिन आपकी क्लास हो जाए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि अब हम इन चीजों को या जो भी कोर्स आप चाहते हैं उनको डिटेल में, एकदम डिटेल में हर दिन आपको पढ़ा सके। ठीक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन्होंने पहला और दूसरा वीडियो इंग्लिश का नहीं देखा है, पहले वो देख ले, उसके बाद इसको देखेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। और बहुत सारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी देते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है वो प्यार बरसाते रहिए, ताकि और पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा के लिए आते रहे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।